बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। ओलंपिक्स के हवाले से बात करें जी, जिस तरह हमने पहले भी बड़ा डिस्कशन की कि कोई भी पाकिस्तानी एथलीट मेडल हासिल नहीं कर सका, और आज की बात की जाए तो अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज चोपड़ा की बात करें जी, उन्होंने 89.34 की उन्होंने थ्रो फेंकी और वो टॉप पे रहे, और एक दफ़ा फिर उन्होंने बताया कि वो लास्ट टाइम के भी चैंपियन रहे हैं। अरशद नदीम की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे आए, 86.59 की उन्होंने थ्रो की। तो ये मेरा ख्याल है कि एक जो हंट में आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और अब ओबियसली पूरी नेशन उनके लिए दुआ करेगी कि वो जो 8 तारीख को फाइनल खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान के लिए वो टाइटल जीते, मेडल जीते, और हमारी दुआ है कि जी वो विक्ट्री स्टैंड पे गोल्ड लेके आए। डिस्कशन करते हैं जी, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अमर साहब। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। जी, वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया सर इरफान आपके कैसे टाइम हैं का। आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अमर भाई, डिफरेंट अफेयर्स हैं जिस पे आज आपकी राय चाहेंगे। सबसे पहले जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे स्टार्ट करते हैं। 3 नए फॉर्मेट के हवाले से उन्होंने एक जो डोमेस्टिक के अंदर एडिशन किया है चैंपियन टूर्नामेंट के नाम से, क्या कहेंगे, ये कितना बेनिफिशियल है? और उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया कि हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चर ज़बरदस्त है, हमें इसको थोड़ा सा रीमोडिफाई करने की ज़रूरत है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अच्छा देखिए, एक जो स्ट्रक्चर है हमारे उसमें तो ख़ैर बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। लेकिन चलो उन्होंने अगर ये आप वहाँ चूँकि मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने जा रहे क्योंकि बार-बार माफ़ कीजिएगा, बार-बार जो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ये भी अंडरस्टैंडेबल बात है कि उसमें प्लेयर बहुत स्ट्रगल करता है कि हमें किस स्ट्रक्चर के हिसाब से खेलना है। हम्म। लेकिन जो उन्होंने कल स्ट्रक्चर अनाउंस किया है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन बहुत सारे सवालिया निशानात थे कि जिसके हवाले से उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अब आप अगर देखें, तो मेरे पास भी लिस्ट मौजूद है, जैसे पहले चैंपियंस वनडे कप होगा जी। और उस चैंपियन वनडे कप के बाद जो है वो बाकी प्रेसिडेंट वनडे कप होगा। अब मुझे ये सेटिंग समझ नहीं आई कि जो बड़ा टूर्नामेंट हमेशा छोटा टूर्नामेंट क्वालिटी का पहले होता है, जी। उसमें से बड़ा टूर्नामेंट बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये होना ये चाहिए था कि जो आपके रीजन्स का जो टूर्नामेंट है वनडे कप का वो पहले आप कराते हैं जिसमें सारे रीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं 18 रीजन, क्योंकि उसमें 18 रीजन है। हम्म। काफी सारे रीजन जो इरफान होते हैं वो कमजोर होते हैं और कुछ बीच में बेहतर होते हैं। तो जब वो हो जाता है उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी के प्लेयर्स होते हैं वो फिर आगे चैंपियंस वनडे कप में जाते हैं कि जी पहले ये कमजोर टूर्नामेंट हुआ है, इसमें से सबसे क्रीम जो हम निकाल के वो हम चैंपियंस वनडे कप में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ा टूर्नामेंट पहले हो रहा है, बाकी बाद में हो रहा है, तो ये मेरी समझ से बाहर है। फिर इतनी बड़ी फौज, मतलब कि पहले आपका कायद आजम ट्रॉफी अलग होगी, डिपार्टमेंट की क्रिकेट अलग होगी, उसके बाद चैंपियंस टूर्नामेंट अलग होगा। हम्म। इतनी सारी क्रिकेट दुनिया में कहीं नहीं होती, इसको आप ठीक से ये सिर्फ कराना मज़ाक नहीं है। आपका ग्राउंड स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, आपके जो सब पिच प्रिपरेशन होती है, वेन्यूज़ कैसे डिसाइड करेंगे। हम्म। इसका नुकसान ये होता है कि आप पूरा टूर्नामेंट एक शहर में सारा करा देते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी डेवलप नहीं होती, क्योंकि क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में अच्छे जो अच्छा सिस्टम अमर है वो भाई, होम एंड इसमें अवे। 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले उन्होंने जिस तरह बताया कि ये ऑलमोस्ट हमारा 150 लड़कों का पूल होगा, 5 टीमें होंगी। अब इस पे 2 चीज़ें आती हैं फर्दर आगे। एक तो ये है कि जिस तरह हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है, डिपार्टमेंट से दोबारा आपने बड़ी मुश्किल से उनकी रेस्टोरेशन की। दूसरे पार्ट पे जब पीसीबी का जब वो ख़त्म कर दिया गया था, डोमेस्टिक हमारा सिस्टम चेंज किया गया था खान साहब के दौर में, तो 6 टीमें बना दी गई थी। और ये तब भी हमने बहुत बात की थी कि अगर आप दोनों को पैरेलल लेके चलते तो आप स्टेब्लिश कर लेते। तो आपके ख्याल में ये जो 192 लड़के ऑलरेडी थे पूल में, उन्हीं में से ये फिल्टर करके 150 लड़के होंगे? किस तरह इसको सॉर्ट आउट, क्योंकि पीसीबी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। और सेकेंडली मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो 5 टीमें होंगी और 30 एक टीम एक पूल के अंदर लड़के आएंगे, इसको फिल्टर करने के लिहाज से, सिलेक्शन के लिहाज से उन्होंने तो कहा कि मेंटोर होंगे, लेजेंड्स होंगे, वो लुक आफ्टर करेंगे। तो इसका कोई मैकेनिज्म समझ आया आपको? देखिए, ये वही बात है कि आप दिल को खुश करने वाली बात है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बात ये है कि सबसे पहले आपको आपका पाथवे क्रिकेट जो है, इरफान, सबसे पहले आपकी क्वालिटी कैसे आएगी? चलिए मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं एक और बात की तरफ चलूँगा। कि बात ये है कि सबसे पहले कमज़ोर टूर्नामेंट में जिसका ज़िक्र करा था ना, कि पहले भी जी। होता था, ये पहली बार नहीं कर रहे। पहले हुआ करता था, इसको कहते थे पेंटेगुलर कप, जिसमें 5 टीमें हुआ सही है। करती थी। वो फर्स्ट क्लास का जो आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद होता था। ये उसकी एक उसी का सेंस होती सेकंड थी कि वर्जन पहले है। हाँ जी। जी, बिल्कुल। ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो होती थी और उसके बाद चूँकि जो सबसे बेस्ट प्लेयर होते थे उनको स्क्वीज़ करके 5 टीमों में फिट किया जाता था। लेकिन ये सिस्टम समझ नहीं आया कि आपका जो क क बड़ा टूर्नामेंट है जो कि वो पहले हो रहा है, जिसमें 150 लोग लड़के होंगे, और जो कमज़ोर टूर्नामेंट वो बाद में होगा।
तो मतलब एक इसकी लिंकिंग जो है ना टूर्नामेंट की आपस में एक फॉर्मेट की, वो बिल्कुल एक तो समझ से बाहर है। फिर आप मेरिट क्या सिस्टम क्या लेकर आएंगे, जैसे आप मेक श्योर करेंगे कि ये जो 150 में सिलेक्ट हो रहे हैं ये मेरिट के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो जो भी क्रिकेट हुई है, क्लब पीसीबी के इंटर क्लब टूर्नामेंट हुआ है, उसमें फैसिलिटीज भी बहुत कमजोर थी और मेरिट को भी फुलफिल करने के लिए कोई खास चीजें जो है क्राइटेरिया नहीं उठाया गया। फिर आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट में बहुत बात हो रही है, ये पाकिस्तान की पाथवे क्रिकेट का कभी हिस्सा नहीं रहे। हाँ, आप इनको एज एन एडिशनल चीज जो है वो लेकर आना चाहते हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग, बट जो आपका मेन यूनिट है जिससे क्रिकेटर बेसिकली बनता है वो आपकी क्लब क्रिकेट है। नकवी साहब आए हैं, मैंने एक बार भी कोई क्लब क्रिकेट के लिए इनिशिएटिव, कोई प्लान जहां से बेसिकली जो आपका क्रिकेटर का जो सबसे बेसिक जो क्रिकेटर प्रोड्यूस करता है उसके लिए कोई प्लान नहीं देखा, नहीं सुना। तो जब तक आप क्लब क्रिकेट को सही नहीं करेंगे, आप ये समझ लें कि क्लब क्रिकेट आपकी रूह है क्रिकेट की, ऐसा ही आपने है। उसको छोड़ के भाग रहे हैं, तो जब तक आप उसको सेटल नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट सेट नहीं हो सकती है। अच्छा अमर भाई, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में क्वेश्चन था और जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नकवी साहब से पूछा, चेयरमैन साहब से, वो ये था कि ये लड़के हैं, ये लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक इशू राइज हो रहा है, वो एनओसी का है कि आप लड़के अपने पूल भी उन्होंने बड़ा करवाया, उन्होंने अपने पैसे भी 10% से भी ज़्यादा 300% कुछ प्लेयर के तो बड़े, इवन ये पास में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता जितना इंक्रीज हुआ इनकी सैलरी के अंदर। अब जब लड़कों को आप कर्टेल करेंगे कि आपने जाके नहीं खेलना, जाके इन्होंने कल मुझे कैटेगोरिकली कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, जब वो लीग खेलने नहीं जाएंगे तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कितने की पैसे आप और दे देंगे? अब एक लीग आपके पूरे साल के पैसों से ज़्यादा है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं भारत की बात करूं तो भारत अगर कहता है कि आपने दुनिया की कोई लीग नहीं खेलनी, तो वो एक प्लेयर को इतना पैसा दे देते हैं कि वो ऑब्वियसली ये बात कर ही नहीं सकता। तो ये किस तरह मेक श्योर करेंगे? और जब मैंने फिर सेकेंडली दोबारा उनसे ये पूछा कि आप इसमें सिस्टम क्या है, कोई मैकेनिज्म आपने डिफाइन किया है, तो उन्होंने फिर अगेन वही रिपीट किया कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या इतना आसान हो सकेगा? नहीं जी, ये मोहसिन नकवी साहब मामले की संगीनी को जो है वो नहीं परख पा रहे हैं शायद। कि बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो लीग क्रिकेट होती है ना, अब आप पूरे साल में सारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी खिला देना किसी प्लेयर को, तो वो 1 करोड़ रुपया नहीं शायद कमा सकेगा। और ऐसे ही। एक लीग जाके खेलते हैं वो 2 करोड़ 3 करोड़ उनको कभी हफ्तों के मिल जाते हैं, महीनों के ना भी मिले। हम्म, तो आप लीग क्रिकेट के पैसों को मैच नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि एक प्लेयर थोड़ी सी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले और साथ लीग क्रिकेट भी खेले। यू नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस। पहले क्या हो रहा था कि आप मुंह उठा के प्लेयर को हर इस लीग का एनओसी दे रहे थे, वो भी गलत था। और अब आप कह रहे हैं हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इस तरह से प्लेयर जो है वो आपके क्रिकेट को छोड़ना शुरू कर देंगे, वो चले जाएंगे। सो इसमें आपको थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच चाहिए कि आप प्लेयर के वर्कलोड को देखते हुए एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं कि हम प्लेयर टू प्लेयर आपके एनओसी, एक तो आप एक एनओसी का क्राइटेरिया सब प्लेयर पे नहीं बना सकते, आपको उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। हो सकता है एक प्लेयर 3 लीग खेल ले अपनी वर्कलोड मसरूफियत की वजह से, हो सकता है कोई प्लेयर एक एनओसी उसको मिले, किसी को 2 मिले, क्योंकि आपको एक तो एनओसी प्लेयर को इसलिए भी देना है कि आपके क्रिकेट बोर्ड के आपस में ताल्लुकात होते हैं। आज आप अपने प्लेयर किसी और लीग के लिए रिलीज नहीं करेंगे तो कल को कोई अपने प्लेयर आपके लिए रिलीज नहीं करेगा। सो इसमें आप प्लेयर को, आप अगर रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपका अपनी क्रिकेट में नुकसान होगा, प्लेयर आपको छोड़ते चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ एक हाइब्रिड किस्म का एनओसी का सिस्टम इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और जो भी वो करा रहे हैं उसमें क्लैरिटी जरूर लाएं। अभी तक क्लैरिटी कोई नहीं है, अभी लग रहा है कि रिजिड अप्रोच अगर हम एनओसी नहीं देंगे, जी। इसका मेरा ख्याल है नुकसान होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको आज बुलाने का मकसद भी यही था, हमने पैरेलल पीस, हमें सब जानते हैं कि पीएसएल हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, कमोडिटी है, बट साथ साथ हमने देखा कि पैरेलल हमने केपीएल को खड़ा किया, एसपीएल भी हो, एसपीएल के तो खैर काफ़ी कंसर्न भी आए, कुछ प्लेयर ने मुझे पर्सनली बताया कि हमें अभी तक ड्यूज क्लियर नहीं किए गए। तो केपीएल एक अच्छा ब्रांड साथ पैरेलल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा था, आप भी उससे एसोसिएटेड है। आपके ख्याल में अब जितना ये पैक और बिजी स्केड्यूल होने जा रहा है और जितना पूल खास तौर पे लड़कों का उसमें डक कर रहे हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि तमाम इंटरनेशनल प्लेयर भी सारे खेलेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही, आगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट इतनी ज़्यादा होनी है, टेस्ट मैचेस हैं, फिर आगे इंग्लैंड ने आना है, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, और आगे फिर आपको पता ही है साउथ अफ्रीका और एक्सेट्रा। तो ये लड़के कब खेल पाएंगे? और सेकेंडली आपकी जो केपीएल थी या जितनी भी दूसरी लीग थी, इनका फ्यूचर क्या देखते हैं? आपको फ्यूचर में होती हुई नज़र आ रही है या आपको लगता है दैट इज डन एंड डस्टेड, अब आगे कोई क्रिकेट नहीं होनी सिवाय किसी भी कैम्बर्ट के अलावा? अच्छा देखिए, एक तो बात यह कि केपीएल और जो बाकी लीग्स हैं इनमें मसाइल तो हैं, लेकिन कम से कम उसका फायदा एक ये होता है कि आपके अक्सर जो अंडररेटेड क्रिकेटर्स होते हैं जिनको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो जी। इस तरह की लीग से कोई ना कोई प्लेयर हाईलाइट हो जाता है। जैसे
आप केपीएल से जमान खान हाईलाइट हो गया, या उसके नेक्स्ट सीजन में जो है वो हसन नवाज जो है वो हाईलाइट हो गया। हम्म। और अंडररेटेड क्रिकेटर्स को एक काइंड ऑफ बूस्ट मिल जाता है कि ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, टेलीविजन पे आ रहा होता है। एक तो ये फायदा होता है। और ऐसी हर मैं ये चाहता हूँ कि हर सूबे में एक इस तरह की लीग होनी चाहिए, ताकि अगर कोई एक जगह से पीसीबी के किसी टूर्नामेंट से कोई प्लेयर हाईलाइट नहीं हो पाता, तो किसी दूसरे टूर्नामेंट से हो जाए, फायदा तो क्रिकेट का है। जी। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि अब ये जो स्केड्यूल है इस पे लीग कराना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल होंगे तो लीग हिट होगी ना। तो अब तो इसमें प्लेयर बाउंड होगा बहुत ज्यादा। तो शायद लीग कराने वाले तो करा लेते हैं, लीग तो हो जाएगी, रुकेगी नहीं। लेकिन उनको प्लेयर की अवेलेबिलिटी, कौन सा प्लेयर खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या पीसीबी इतना नर्म होगा कि एक या दो हफ्ते की लीग के लिए प्लेयर को अपने जो डोमेस्टिक, चलो कम से कम प्लेयर सीसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ना भी रिलीज करे, क्या वो उनको रिलीज करेगा? तो ये इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होगा, लेकिन पहले के मुकाबले में काफी टफ होगा, ये तो तय बात है। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वकार यूनुस के हवाले से बात करें तो उनकी इंडक्शन है। अगर हम उनके थोड़ा सा प्रीवियस टेन्योर को देखें, प्लेयर हम सब जानते हैं एज ए बॉलर वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट और लिथल बॉलर रहे। कैप्टनसी जब उनके पास आई तब भी कुछ प्रॉब्लम देखे, बट कोचिंग के रोल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे हमेशा। हमेशा उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ा, या किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से बोर्ड पे इतना प्रेशर आया कि हटाना पड़ा। 2 दफ़ा हेड कोच, 2 दफ़ा बॉलिंग कोच, 1 दफ़ा असिस्टेंट कोच। लंबी लिस्ट है। अहमद शहजाद की बात करें, उमर अकमल की बात करें, मोहम्मद आमर ने तो रिटायरमेंट ले ली। फिर इसी तरह अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी के साथ उनका तनाज़ा, काफ़ी मसाइल हमें नज़र आए। तो ये जो रोल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है। सम हाउ मैं तो इसे समझता हूँ नाम नहीं दिया गया, नाम तो एडवाइज़र का दिया गया। ये भी एक डिबेट है कि डेजिग्नेशन पहले दे दिया गया, एडवर्टाइजमेंट पीसीबी बाद में इशू कर रहा है। इस पर भी बताइएगा। और दूसरा, आप क्या समझते हैं, आपका माशाल्लाह एक इमेंस एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, आपको लगता है कि वकार यूनुस एक राइट कैंडिडेट है? और अगर लेट्स अज्यूम, हम दुआ करते हैं कि वो सक्सेसफुल हों, अगर नहीं कर पाते तो वहाब रियाज के बाद एक और बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो मोहसिन नकवी साहब खुद कहाँ खड़े होंगे फिर? देखिए, वकार यूनुस साहब, चूंकि हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया का, और नो डाउट उनके जितनी भी तारीफ की जाए, उनके जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो कम है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि उनका जो कोचिंग कैरियर है वो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे वो क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन प्लेयर से जब बात होती है तो प्लेयर को बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए। अब बाकी तो डिटेल्स में जाने का फायदा नहीं है। लेकिन अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वकार यूनुस साहब के पास, देखिए दुनिया में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो होती है वो उसपे सिर्फ आपके लिए खाली क्रिकेटर होना काफी नहीं होता, आपको जी। एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेट की उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। हम चूंकि बाकी दुनिया में क्या होता है, या तो रीजनल क्रिकेट जो रीजन्स होते हैं वो बिल्कुल खुद मुख्तार होते हैं, वो अपना सारा सेटअप खुद चलाते हैं, या स्टेट जो होती है वो स्टेट्स खुद मुख्तार होती हैं, अपनी सारा सेटअप खुद कराती हैं। लेकिन उनके ये नहीं होता कि अगर कोई लाहौर में मैच हो रहा है तो पीसीबी मैच कराएगा, बल्कि लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन वो मैच ऑर्गेनाइज करेगी इंटरनेशनल। इस्लामाबाद, कराची, जहां भी वो लोग हैं वो खुद मुख्तार होते हैं। बाहर चले जाएं तो स्टेट्स खुद मुख्तार होती हैं, स्टेट वहां ऑर्गेनाइज करती हैं सारी चीजें। तो वहां पर हर स्टेट या रीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर लोग होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो या नॉन क्रिकेटर हो, जी। और वो लीड करते हैं फिर उनके मेन क्रिकेट बोर्ड को, यानी वो एक एक्सपीरियंस उस ओहदे का लेकर आ रहे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो सब कुछ पीसीबी कराता है, रीजनल क्रिकेट तो चाहे कोई स्टैंडिंग ही नहीं है ना। तो इसलिए हमें पकड़ दकड़ करनी पड़ती है, हमेशा ऊपर से बंदा आता है। हम्म। तो प्रॉब्लम ही सारा ये है। इसी वजह से मुझे वकार भाई के इंटेंशंस पे कोई नहीं है, वो इज वेरी गुड पर्सन, बट प्रॉब्लम ये है कि वकार भाई का क्या एक्सपीरियंस है एंड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि वकार भाई ने या क्रिकेट के लिए है या थोड़ी बहुत जो भी पाकिस्तान के साथ कोचिंग की है या कमेंट्री की है, तो इस ओहदे के लिए उनके पास वो ड्यू एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है वो बहुत अच्छा काम करें, हमारी दुआ भी अल्लाह उनको कामयाब करे, लेकिन खर्चा हमेशा यही रहेगा कि जब आप एक एक्सपीरियंस नहीं होता तो शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो मुझे काफी खदशात हैं, लगता है कि उनको शुरू में काफी टफ टाइम देखना पड़ेगा। तो अहमद भाई, ये जो डिबेट कंटिन्यूसली होती जा रही है, अब थोड़ी ज़्यादा होना शुरू होगी, क्योंकि इनिशियली 4-5 मंथ तो इतनी बात नहीं की गई, अब ज़्यादा बात कर रहे हैं कि फिर क्रिकेटर को ही, अगर उसी ने फेयर देखने हैं क्रिकेटिंग, तो फिर क्रिकेटर को ही चेयरमैन पीसीबी लगा ले। मेरी कुछ दिन पहले भी रमीज़ राजा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि देखा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो गया। और वो बड़ा इस पे आपको पता है एक बड़ा पक्का स्टांस है उनका कि ये क्रिकेटर को ही देखने चाहिए, आप दूसरे लोग लेके आएंगे वो फिर आगे क्रिकेटर की हेल्प लेंगे, वो क्रिकेटर जो है वो उनको मनूवर करेगा, अपनी मर्जी से चीज़ों को मोल्ड करेगा, तो फिर इवेंचुअली आपके हाथ में क्या है। तो अब आप क्या समझते हैं, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि क्रिकेटर को आना चाहिए या जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी है वो आना चाहिए? क्योंकि वो ऑलरेडी चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने बताया कि मैं बहुत बिजी हूं, उस पर मैं खैर सेपरेट बात करूंगा आपसे। तो आपके ख्याल में कौन होना चाहिए चेयरमैन पीसीबी?
देखिए आइडियली तो चेयरमैन पीसीबी जो है ना वो उसके लिए दो शर्तें होना लाजमी है। एक तो उसको क्रिकेट की नो हाउ होनी चाहिए, ये तो तय बात है। दूसरा उसको इदारा चलाना आना चाहिए। तो अगर आप खाली क्रिकेटर होंगे, आपको इदारा चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाना मजाक नहीं है। आपके जी अंडर एचआर आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, लीगल डिपार्टमेंट आएगा। आपको इदारा नहीं चलाना आता तो पीसीबी का प्रॉब्लम ही है। ये नीचे जो बैठे हुए जो पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी है, ये तो चेयरमैन को उंगलियों में नचाते हैं। तो चेयरमैन को अगर इदारा चलाना के इदारे में चीज़ों को कंट्रोल कैसे करते हैं, वो अगर आपको नहीं पता होगा, तो खाली क्रिकेटर तो कामयाब नहीं हो सकता ना। तो वो और फिर बिल्कुल भी ऐसा बंदा नहीं आना चाहिए कि वो आ जाए और उसको क्रिकेट का ना पता हो, तो वो फिर कैसे डिसीजंस को सही या गलत के तौर पे वो जज करेगा। तो आइडियली कोई ऐसा, और ऐसे बहुत लोग हैं पाकिस्तान में कि जो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं और अब वो बड़ी-बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन को हेड करते हैं। आप हर शहर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। जी वो बात है कि नीयत साफ है, बंदा मिल जाता है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर एक कोई इलेक्शन नहीं होता पीसीबी चेयरमैन के लिए, सिलेक्शन होती है। तो इस वजह से राइट कैंडिडेट नहीं होता। जो भी अपॉइंट होता है, वो जो बीओजी की वोटिंग होती है, वो तो आपको पता है बराए नाम होती है। हाँ बिल्कुल तो ऐसे राइट नॉमिनी जो पीएम ने कर देने हैं वही होना। जी, और प्रोसेस फॉलो करेंगे तो फिर सही बंदे आना शुरू होंगे। अच्छा अमर भाई, ये वर्ल्ड कप की जो बुरी परफॉर्मेंस थी, मैं भी उधर ही था कवरेज के लिए। टीम का मोराल बड़ा नीचे था। इवन मैचेस से पहले भी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसी नज़र आ रहा था। उससे पहले मैं इंग्लैंड में भी था, तब भी हमने देखा कि जिस तरह इंग्लैंड ने इनको मारा, और ये जो प्रैक्टिस करते थे आपस में बात ना करना, प्रॉब्लम नज़र आ रहे थे। खैर मोहसिन नकवी साहब भी उधर भी आए, यूएस से भी आए, फिर इंडिया के डिफीट के बाद इन्होंने कहा कि जी अब बड़ी सर्जरी होगी। अब हमें नज़र आया कि सब कुछ कॉस्मेटिक है। कल भी सहाफ़ियों ने बाद में बड़ा गिला किया कि हमने काफ़ी चीज़ें पूछनी थी, बट उन्होंने पहले ही कह दिया कि हाँ सिर्फ ये जो चैंपियन टूर्नामेंट में करवाने जा रहा हूँ उस पर बात करें, इसके अलावा कहीं किसी टॉपिक पे बात अभी नहीं करूँगा। तो वो ऑब्वियसली सबके अंदर एक थोड़ा नाराज़गी थी, और कि ये बातें होनी चाहिए, हम आज इसी पर्पज़ के लिए आए थे। तो ये जो सर्जरी हो रही है, दूसरा सब ने कहा कि चलें शायद वहाब रियाज सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लमेटिक रीज़न बना, तो हटा दिया गया। बट अभी वो रिसेंटली मालदीव में हैं, उधर शायद पब्लिक कोचिंग करके कर रहे थे, अब आ चुके होंगे। तो ये तो लगता है कि वो भी नहीं गए कहीं। तो ये सारा सिस्टम तो वही कुछ है जो लोग आप थे, और किसी प्लेयर के हवाले से कोई ख़ास हमें न्यूज़ नहीं आई। बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा वाइट पेपर इशू नहीं किया गया। सिर्फ गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट, वो भी लीक हुई, वो भी किसी ने उसमें एक्सप्लेन कर दिया। बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि हम वन स्पोर्ट नेशन हैं, बोर्ड को चाहिए कि कैटेगोरिकली बताए कि ये प्रॉब्लम आई, ये रीज़न आई, ये बंदे ने गलत किया और हम उस पर ये एक्शन ले रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए ना, बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा-सा, यानी इंसान में होता है ना कि मोहसिन नकवी साहब को एक तो पहले ये एक्सेप्ट करना चाहिए था कि उनकी चॉइसेस भी गलत थी। देखिए ना, कोई भी इंसान गलत हो सकता है। हुँ, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो उनका आते साथ ही बाबर आज़म को वापस लेके आना एक बड़ी गलती थी। बाबर का बिल्कुल। कबूल करना गलती थी, उनको अपॉइंट करना गलती थी। और फिर शाहीन को एक सीरीज़ के बाद, भले वो शाहीन बिल्कुल गलत तरह से लगाए गए थे, लेकिन उनको एक सीरीज़ के बाद हटाना वो भी गलत था। तो मैस तो क्रिएट किया ना मोहसिन नकवी साहब, आपके डिसीजंस ने। तो यूनिटी जो खराब होना है वो तो पीसीबी ने की है प्लेयर्स की। ऐसे ही है। प्लेयर ने खुद थोड़ी की है। पहले आपने 2023 के पीएसएल के बाद जो सीरीज़ थी उसमें आपने शादाब को कप्तान बनाया। आपने पूरी कोशिश की कि प्लेयर्स की यूनिटी खराब हो, ताकि वो शादाब था वो स्टैंड स्टिल करके अपने बाकी प्लेयर्स के साथ। फिर टीम में वो ग्रुपिंग वाला वो मामला भी आया हैशटैग था आपको तब। याद होगा, सोचना भी मना है, तब इन्होंने सारे प्लेयर पावर उस टाइम दिखाई इन्होंने। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो चूँकि अब आप बड़े मसाइल थे कि वो प्लेयर्स ने, वो खबर ये आई कि मिकी आर्थर के साथ मिलके जो है ना फिटनेस टेस्ट ये डिसाइड हुआ कि उसको उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। और तो बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो आपकी परफॉर्मेंस, मेरी बड़ी प्लेयर से बात हुई इस बीच में, तो ये जो आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाने की 2 बड़ी वजूहत है। एक फिटनेस, कि फिटनेस नीचे गई तो आपके वर्ल्ड कप की आप परफॉर्मेंस देख लें। हुँ, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें कि बाबर आज़म क्यों नाकाम हुआ, उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो उस तरह से पहली बार ज़िंदगी में आपने उनका पेट हल्का-सा निकले हुए देखा। तो फिटनेस, दूसरी ग्रुपिंग हो गई, जो शाहीन का इंडक्शन हुआ उसमें ग्रुपिंग हो गई, यूनिटी टूट गई, तो प्लेयर्स खींचे-खींचे रहने लगे, जिसकी वजह से टीम का एनवायरनमेंट खराब हुआ और प्लेयर जो है वो हमारी परफॉर्मेंस बुरी तरह से स्ट्रगल किया हमने। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो सर्जरी मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे, उसमें ये नहीं होता कि आप प्लेयर पे जैसे माज़ी में उतरा पाबंदी लगा दें, कर दें। आप इसको ईज़िली फेड, यानी आप सिचुएशन को डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ करने का एक ही तरीका था। मैं अब भी यही कहूँगा कि आप जो ये 3 से 4 प्लेयर्स हैं, इनके अलावा को कप्तान बनाएँ। मैं बारहा इस पे कह चुका हूँ कि अब सबसे बेस्ट कैंडिडेट शाद मसूद हैं, जैसे वो जी। टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, क्योंकि इज़ वेरी, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत फ़ोकस्ड हैं। अभी आप ये छोड़ दें, उनकी अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत हल्की हैं। आपकी टीम का जो एनवायरनमेंट ठीक होगा, तो आपकी टीम ऑटोमैटिकली इसमें और भी इसमें कुछ ऑप्शन है अमर भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके कप्तानी और कोचेस के रोल के ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक से वापस आके इन सारे टॉपिक्स और अर्शद नदीम के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हमारे ब्रेक में हादिया ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हादिया, वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच। अमर भाई, आपसे जो कनेक्टिविटी उसी से करना चाहूँगा, कनेक्शन जो क्वेश्चन आपसे ब्रेक से पहले मैं कर रहा था, आपने कहा कि कैप्टनसी के हवाले से हमें एक दफ़ा क्लोज करना चाहिए इस चैप्टर को। अगर हम देखा जाए तो शान मसूद का आपने नाम लिया, टेस्ट में तो चले समझ आता है, बट वाइट बॉल क्रिकेट में मेरा अपना ख्याल है कि शायद अभी उनके पास वो बड़ी शॉट्स और वो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं रही। 37 एज हो चुकी है। क्या इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम किसी ऐसे लड़के की तरफ जाएं जो परमानेंट मेंबर भी हो और उसकी क्रिकेट भी बाकी हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, अब्दुल्ला शफीक आपके पास है, या हम बात कर सकते हैं सलमान अली आगा। ये ऐसे लड़के हैं जिनके पास क्रिकेट भी है, अच्छा इनका बिहेवियर वाइज भी अगर हम बात करते हैं, गेम सेंस भी अच्छी है। तो क्या ऐसे लड़के को लेके तमाम ये 2-3 ऑप्शन पे हम बात करते हैं जिनकी वजह से टीम के अंदर ग्रुपिंग आई, इसको क्लोज कर देना चाहिए? देखिए, आपकी सजेशन भी इरफान अच्छी है। इसमें यह कि शान मसूद का कि आप उसको T20 में बड़े ना बनाए, वनडे क्रिकेट में वो स्टिल मेरा ख्याल है सेटल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि देखिए, इमामुल हक का मुझे मुश्किल लगता है अब करियर वनडे क्रिकेट में, क्योंकि देखिए सिर्फ अब जो मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट है ना, वो सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्ले कि आप 50 का एवरेज मेंटेन कर ले, उसमें आप इम्पैक्ट क्या डालते हैं। जी। क्योंकि अब क्रिकेट इतनी आसान हो गई है, 2 नए बॉल लगे होते हैं, बैट पे अच्छे आते हैं, बैट इतने जबरदस्त बन गए हैं, बाउंड्रीज अक्सर छोटी होती हैं, बैटिंग पिचेस आपको बहुत ज्यादा मिलती हैं, तो रन्स करना तो एक ओनली क्राइटेरिया नहीं रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो शान मसूद का ये है कि उनके अंडर, अब देखिए सलमान अली आगा भी एक अच्छी चॉइस है, आपने एक बड़ा जबरदस्त नाम लिया है। उसमें ये हो सकता है कि आप सिर्फ 1 साल का प्लान बनाएं कि आप सलमान अली आगा को साथ लगाएंगे शान मसूद के, और एक ट्रांजिशन पीरियड हो, चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि जी। शान काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आपको पता है काउंटी क्रिकेट में भी वो कप्तानी करते हैं, यहाँ लोकल भी करते हैं, तो आप एक प्रोसेस लेके चलें। मुझे डर ये लगता है ये ना हो कि आप बिल्कुल डायरेक्ट एक बंदे को कप्तान बना दें, और अगर वो थोड़ा सा मिसाल लीजिए स्टार्ट में स्ट्रगल करे, तो वो हम फिर ना उतने जल्दी उतार भी देते हैं। तो छोटा सा एक प्रोसेस स्मूथ देख लें, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल के अंदर आप लीड टू द वो के आपका वाइस कप्तान जो है नया कप्तान बन जाएगा। तो ये ट्रांजिशन, हालांकि आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में भी शान मसूद कितने साल खेल लेंगे, 2 साल और खेल लेंगे, तो उनका भी इसी तरह से एक नायब बना देना चाहिए, ताकि वो साथ साथ उनको ग्रूम करते रहें, और आपका जो वाइस कैप्टन है वो आपका कैप्टन बन जाए। हमारे यहाँ गलती ये होती है कि वाइस कैप्टन जो है वो कभी एक सीरीज में एक होता है, एक सीरीज में एक होता है, और कप्तान नया आ जाता है, वाइस कप्तान वही रहता है, या हाँ वो जी। हटा दिया जाता है। ये तो इस वो पे खैर प्रोसेस बड़ी, है ना। अहमद भाई, एक तो कप्तानी की जो जंग हमारे कंट्री में शुरू हो चुकी है, जिस तरह आपने अभी जिक्र भी किया था कि बोर्ड इसका जिम्मेदार है, और इसके अलावा जो स्ट्राइक रेट का भी मसला ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 50 ओवर में तो हम पावर प्ले में छक्का नहीं मार पाते, पता नहीं कितने मैचेस के बाद एक छक्का मारते हैं। T20 की बात करें तो बाबर ने 3 वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ 3 छक्के मारे। तो ये इस तरह के मसाइल, हादिया का ओपिनियन भी लेते हैं। हादिया, कैप्टनसी के हवाले से, ये आप भी ओबियसली बड़ी क्लोजली क्रिकेट को फॉलो कर रही हो, क्या आपको लगता है कौन सी कमोडिटी है? क्योंकि एक्स क्रिकेटर की तरफ से जो नाम ज़्यादा आ रहा है, या तो अब्दुल्ला शफीक का आ रहा है, या वो बात कर रहे हैं फ़खर ज़मान की, कि फ़खर ज़मान को भी देना चाहिए, वो वाइट बॉल क्रिकेट एग्रेसिव खेलता है। तो आपका क्या ओपिनियन? मेरा ओपिनियन तो यही है कि इस तरह का प्लेयर हो जिसका माइंडसेट क्रिकेट को सही तरीके से समझ सकें। इस तरह का प्लेयर नहीं होना चाहिए जो अपने लिए सेल्फ क्रिकेट खेले। पर आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही कैप्टनसी हैं करने वाले हैं। आने वाले जो वक्त है जिसमें अगली जो तो आप ये खबर दे रही हैं कि कैप्टन नहीं चेंज हो रहा? कैप्टन चेंज नहीं हो रहा है। गैरी क्रिस्टन ये थोड़ा सा फैसला करेंगे, क्योंकि अब आगे जो भी सीरीज आनी है उसमें भी बाबर आजम ही कैप्टन है, और जो चैंपियंस ट्रॉफी में उसमें भी बाबर आजम कैप्टनसी करने वाले हैं। क्योंकि पहले देखा था शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया गया, उसके बाद एक सीरीज दी, उसके बाद बाबर आजम को ले आए। पर अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मोहसिन नकवी बिल्कुल इस तरह का दोबारा नहीं करना चाह रहे कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप में लेकर आए, उनकी बैड परफॉर्मेंसेज होगी और दोबारा से उनको हटा दिया जाए। इसलिए उनका यही फैसला है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही बरकरार रहेंगे और कैप्टनसी बाबर आजम ही करेंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि बाबर आजम चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस हवाले से उन्होंने एक चैंपियन कप के हवाले से बात की, 3 फॉर्मेट का होगा, ये 150 बच्चे होंगे उसमें। इस फॉर्मेट के हवाले से हमें बताइए, इसके जो वेन्यूज़ के हवाले से भी अभी क्वेश्चन है, 30 लड़कों का एक पूल होगा, उन्होंने फर्दर मेंशन किया। तो ये क्या, जैसे अमर भाई ने अभी जिक्र किया ब्रेक से पहले, ये डिटेल में बता रहे थे कि उसका कनेक्शन थोड़ा सा हमें और लग रहा है, वो इस तरह कि आपका पर्टिकुलर कप टाइप ये इवेंट होगा और उसके बाद आपकी जो काज़म ट्रॉफी होगी, तो बड़ा इवेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बनने में प्रॉब्लम नहीं लगती आपको? प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि पहले इन लोगों ने ही अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हैं, पीसीबी, उसमें ही बात करते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इंजरीज होती हैं, परफॉर्मेंसेज उतनी उस लेवल की नहीं हो पाती हैं। फिर आप खुद ही इस तरह के फैसले करते हैं कि इतने बैक टू बैक इतने मैचेस, बैक टू बैक इतने सारे टूर्नामेंट्स करवाएंगे, तो प्लेयर्स की
किस तरह की वो परफॉर्मेंसेस फिर आएंगी ऑब्वियसली, और उनको फटीग हो जाएगी, वो उस लेवल का फिर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, फिर आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि परफॉर्मेंस आप उतनी अच्छी नहीं दे रहे हैं। जब आप बैक टू बैक, आप देखें 1-2 दिन का ही फर्क आ रहा है, हर जितने शेड्यूल आया है उसमें सामने ही आया है कि 1-2 दिन का फर्क है, उसके बाद अगला टूर्नामेंट, उसके बाद अगला टूर्नामेंट, तो और इंटरनेशनल प्लेयर तो ट्रैवल कर देंगे, वो खेलेंगे किस तरह? वो नहीं खेलेंगे। आपने ये सारा सिनेरियो उन्हीं के लिए बनाया है ना कि वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, तो अब वो यहाँ पे आके खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। वो लोग तो चले जाएंगे, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट उस रगड़े में आ जाएंगे कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को ही उस जो उनका प्रोसीजर बना हुआ है उसके अंदर ही रखें कि वहीं पे वो परफॉर्मेंसेस देते रहें। तो ये सारा बड़ा सिनेरियो है, ये काफी क्योस और इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा अमर भाई, एक अरशद नदीम के वाले से थोड़ी ज़रूर बात करनी चाहिए। एक बड़ी अचीवमेंट है जी, दोबारा एक दफ़ा वो फाइनल खेल रहे हैं, और अगर थोड़ा सा हम पास में जाएं तो लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 5वें नंबर पे ये रहे। मेडल की एक ही हमारे पास ऑप्शन बचती थी, वो अरशद नदीम ही थी, और अभी भी हम उसी पे उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक तो अमर भाई, ये जो हमारा जो एक जो स्क्वाड जाता है, अब रह जाके सिर्फ 7 लोग गए हैं और 11 लोग उनको मैनेज करने वाले हैं। एक ये बड़ा लम्हा फिक्री है, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 7 तारीख को ये इसने एक इवेंट में पार्टिसिपेशन की अरशद नदीम ने, और उसको वापस बुला लिया गया इस सफोकेशन के ह्यूमड वेदर के अंदर। ये मुझे नहीं अभी समझ आ रही कि ये कौन सा बंदा था जिसकी लॉजिक थी कि इस वेदर में बुला के उसको ट्रेनिंग करवाई जा रही है और फिर दोबारा उसको भेजा गया। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो लास्ट ओलंपिक से पहले उसको जर्मनी भेजा गया और स्पेशल 10 करोड़ का बजट इसका एलोकेट किया गया, उसने उधर ट्रेनिंग की। इस दफ़ा उसको टर्की में भेजा गया और वो उधर प्रैक्टिस करता रहा। तो आपको क्या लगता है कि अरशद नदीम कुछ वंडर कर पाएंगे, या वो आपको लगता है कि फाइनल में मेयर पार्टिसिपेशन ही होनी है? अब देखिए, अरशद नदीम ने जो सहूलियात पाकिस्तान में मिलती है वो तो ना होने के बराबर है। ना कोई प्रॉपर जिम की फैसिलिटी है, ना कोई कोचिंग किस मयार की है, ना प्लेयर की डाइट के हवाले से कोई उसको कोई स्पेशली कोई न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ लगाया जाता है। तो ये तो बेचारे ये इस लेवल पे भी जाके जो परफॉर्म करते हैं वो अपने जोरे बाजू पे अपनी हिम्मत के ऊपर करते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट का क्या है? पाकिस्तान स्पोर्ट का तो ये होता है कि कोई प्लेयर अगर कहीं अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, मेडल भी किसी इवेंट में ले ले, तो सबसे पहले मुबारकबाद उनके जो डायरेक्टर्स या डीजी को जा रही होती है, जो कुछ भी नहीं करते और प्लेयर से ज्यादा। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि अरशद नदीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसके बाद एक और इवेंट हुआ था फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर 2023 में, और अभी आप देखिए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लिया था उन्होंने। जी बिल्कुल, 86.59 के मीटर का भी उन्होंने थ्रो किया, जिसकी वजह से वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो 4th नंबर पे है, यानी कि अरशद नदीम हमें टॉप लेवल पे कहीं ना कहीं कंपटीशन में नजर आ रहे हैं। यानी ये इस स्पोर्ट्स पर्सन में अरशद नदीम पे क्वालिटी हमें नजर आती है। अगर यही जिस तरह से नीरज चोपड़ा के ऊपर एक स्पेसिफिकली उसकी स्किल को एनहांस करने के लिए जैसे उनको जर्मनी भेजा गया, तुर्की भेजा गया, उनके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, ये पैसा अरशद नदीम पे लगाते तो वो भी शायद टॉप पोजीशन पर होते। तो ये कुछ ना होने के बावजूद भी अरशद नदीम यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है अरशद नदीम। अब फाइनल राउंड में वो चला गया, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई ना कोई मेडल लेकर आए, यानी कि कोई ना एक मेडल वो लेकर आए, क्योंकि काफी मेहनत से काफी आगे गया है। और मैं बारहा ये रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए नेशन भी कि हम ठीक है आप क्रिकेट को प्रमोट करें, सब कुछ करें, लेकिन बाकी ये जो लोग हैं इनकी अचीवमेंट हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स से ज्यादा है, तो उनको भी उसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अभी अरशद नदीम, अभी रिसेंटली नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में बेगा ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीता है, तो और नू भट्ट हो गए, इनाम भट्ट हो गए, अरसलान ऐश गेमिंग में हो गए। तो यार ये लड़के भी जो आपके इतना अच्छा परफॉर्म करें, और हमारे जो खवातीन जो एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी आप बैक करें ताकि एक राइट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर पाकिस्तान में डेवलप हो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम वन स्पोर्ट नेशन बन गए हैं। तमाम स्पोर्ट्स पे हमारी जो एक उसको वैल्यू करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, वो नहीं लगा रहे। हादिया, आप फील्ड में देखती भी हैं, सारी टीमों को ट्रेनिंग की भी प्रैक्टिस करते हुए भी देखा, क्या आपने प्रैक्टिस देखी अरशद नदीम की ये सारा जाने से पहले, और आपको क्या लगता है इस इवेंट में? जिस तरह अरशद नदीम ने मुझे कोविड के टाइम में बताया, वो गांव में बांस के साथ वो प्रैक्टिस बेचारा करता रहा। तो ये इस तरह की फैसिलिटीज़ का इतना बड़ा डिफरेंस अगर हम बाकी वर्ल्ड वाइड देखते हैं और अपने इस रॉ टैलेंट को देखें, और वो आके फिर भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके कम्पीट करें, तो आपको क्या लगता है प्रिपरेशन के देख के क्या कुछ कर पाएंगे अरशद नदीम? मैंने खुद जाके उनकी प्रिपरेशन देखी है। वहाँ पे आप देखें, पंजाब स्टेडियम में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे और भी गेम्स के कैंप्स लगे हुए थे। वो जब अपनी थ्रो करने लगते थे और सारे जितने प्लेयर्स थे वो सामने आ जाते थे, तो उनकी थ्रो में इतनी रुकावट आती थी कि वो अपनी प्रॉपर थ्रो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी लोग भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी कर रहे हैं,
तो वो जब थ्रो करते थे ये खतरा है बाकी एथलीट्स के लिए भी कि उनको भी लग सकती है, पर उनको इतने प्रॉब्लम्स, यहाँ पे उनको प्रॉपर सहूलतें नहीं मिल रही हैं, वो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, वेदर इतना खराब है, उसकी वजह से ट्रेनिंग ऑब्वियसली अफेक्ट होती है उनकी। और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक एथलीट जा रहे हैं और वहाँ जाके हमारे लिए मेडल लेकर आए, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपने उनको पूरी सहूलतें नहीं दी हैं, उनको जिम नहीं दी है, उनको डाइट इस तरह की नहीं दी है। वो बेचारे इस तरह के होते हैं कि वो खुद ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आके, और उनके पास कुछ इस तरह की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ना आपके पास ग्राउंड है इसके लिए देने के लिए, आपके पास सिर्फ क्रिकेट के लिए ही है, प्लेयर्स के लिए उनको सहूलतें देने के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बना दिए जाते हैं। बाकी प्लेयर्स भी तो हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ओलंपिक्स में भी क्रिकेट नहीं है। ये एक डिबेट बड़ी लंबी है कि आप ओबियसली कि दुनिया जितनी भी आप स्पोर्ट्स देखते हैं, नेशन देखते हैं, कि वो सिर्फ वन स्पोर्ट पे नहीं, तमाम स्पोर्ट्स को वैल्यू करते हैं, तमाम एथलीट को वैल्यू करते हैं। यही आज का मैसेज है जी। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, और हादिया आपका भी बहुत शुक्रिया। इस दुआ उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अरशद नदीम जो भी है, जो ऑड्स की बात करे, जितने प्रॉब्लम्स की बात करे, डिस्पाइट ऑफ ऑल, इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो पाकिस्तान के लिए चले एक ही सही को मेडल तो लेके आए ओलंपिक्स में। अपना बहुत ख्याल रखें, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।